हे गाइस, वेलकम टू माय स्टडी। दोस्तों, हिस्ट्री के आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं गुप्ता डायनेस्टी एंड पोस्ट गुप्ता पीरियड, गुप्त वंश एंड गुप्तोत्तर काल। दोस्तों, प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम्स में इस टॉपिक से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, हमने उन क्वेश्चन से टॉप 15 क्वेश्चन को सेलेक्ट कर रखा है। ये टॉप 15 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है कि प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम्स में बार बार रिपीट किए गए हैं। और आप ये समझ लीजिए कि ये 15 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन के बराबर है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी? गुप्त वंश का प्रथम शासक कौन था? दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने इस क्वेश्चन से रिलेटेड यानी गुप्त वंश से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में बने हैं, हमने उन सभी के टॉपिक्स को केवल इस एक क्वेश्चन में क्लियर कर रखा है। ठीक है, चलिए हम अपना क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, हु वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी? गुप्त वंश का प्रथम शासक कौन था? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, श्रीगुप्त। श्रीगुप्त जो था वो गुप्त वंश का प्रथम शासक था। श्रीगुप्त गुप्त वंश का प्रथम शासक भी था। श्रीगुप्त गुप्त जो है वो गुप्त वंश का संस्थापक भी था। और श्रीगुप्त को जो है गुप्त वंश का प्रवर्तक भी बोलते हैं। प्रीवियस इसके एग्जाम्स में ये क्वेश्चन 3 तरीके से पूछा गया है। केवल इस एक क्वेश्चन को 3 तरीके से पूछा गया है। पहला तो ये पूछा गया है, गुप्त वंश का प्रथम शासक कौन था? तो वो भी श्रीगुप्त ही था। गुप्त वंश का प्रवर्तक कौन था? तो वो भी श्रीगुप्त ही था। और गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? वो भी श्रीगुप्त ही था। ठीक है। हाँ दोस्तों, यदि आपसे ये पूछे कि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक जो था वो चंद्रगुप्त प्रथम था। कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम जो था वो गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक था। और चंद्रगुप्त प्रथम घटोत्कच का पुत्र था। और घटोत्कच जो है वो श्रीगुप्त का पुत्र है। हाँ दोस्तों, एक बात मैं आपको बता दूं कि मैंने ये जो ऑप्शन है एक क्रम से लगा रखे हैं। ठीक है, मतलब कि श्रीगुप्त जो था उसका पुत्र घटोत्कच था, घटोत्कच का पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम था, और चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र जो है समुद्रगुप्त था। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, श्रीगुप्त को आदिराज तथा महाराज की उपाधियों से सम्मानित किया गया था। दोस्तों, ये भी क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछता है कि आदिराज की उपाधि किसने धारण कर रखी थी? तो आदिराज की उपाधि किसने धारण कर रखी थी? श्रीगुप्त ने जो है वो आदिराज की उपाधि धारण कर रखी थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। श्रीगुप्त का पुत्र यानी कि घटोत्कच, जो कि श्रीगुप्त का पुत्र व उत्तराधिकारी था, इसने जो है महाराज की उपाधि धारण कर रखी थी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन प्रीवियस इसमें पूछा है कि महाराज की उपाधि किसने धारण कर रखी थी? तो महाराज की उपाधि जो है वो घटोत्कच ने धारण की थी। और दोस्तों, श्रीगुप्त ने आदिराज और महाराज दोनों की उपाधि धारण की थी। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। घटोत्कच के पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम, घटोत्कच का पुत्र कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम था। तो घटोत्कच के पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। और यदि क्वेश्चन आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे कि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो यदि आपके ऑप्शन में श्रीगुप्त और चंद्रगुप्त प्रथम दोनों हैं तो आप चंद्रगुप्त प्रथम को ही टिक करेंगे। ठीक है, क्योंकि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक जो था वो चंद्रगुप्त प्रथम था। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम ने जो है अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया था। पाटलिपुत्र वर्तमान में पाटलिपुत्र को हम पटना के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम ने जो है महाराजा धीराज या राजाओं की राज की उपाधि धारण कर रखी थी। किसने? चंद्रगुप्त प्रथम ने जो है महाराजा धीराज और राजाओं के राजा की उपाधि धारण कर रखी थी। चंद्रगुप्त प्रथम जो है वो गुप्त वंश का तीसरा शासक था। ठीक है ना, इसे भी आप ध्यान रखिएगा क्योंकि एग्जाम्स में ये भी पूछता है कि गुप्त वंश का तीसरा शासक कौन था? वो चंद्रगुप्त प्रथम था। ठीक है ना, नेक्स्ट पॉइंट है कि गुप्त संवत की स्थापना गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम ने। अच्छा, गुप्त संवत की जो शुरुआत की थी वो चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। कब की थी? 320 ईस्वी में इसकी शुरुआत की थी। ठीक है, और इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? मथुरा अभिलेख में गुप्त संवत के विषय में जानकारी मिलती है। और इसकी शुरुआत गुप्त संवत की किसने की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। कब की थी? 320 ईस्वी में की थी। ये भी याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर्स में कई बार पूछा है कि गुप्त संवत की शुरुआत किसने की थी? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने जो है गुप्त संवत की शुरुआत की थी। कब की थी? 320 ईस्वी में की थी। और किस अभिलेख से पता चलता है? मथुरा अभिलेख से पता चलता है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उसका पुत्र समुद्रगुप्त शासक बना। चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र कौन था? समुद्रगुप्त था। चंद्रगुप्त के बाद जो है समुद्रगुप्त शासक बना। नेक्स्ट पॉइंट है कि कवि राज की उपाधि धारण करने वाला समुद्रगुप्त था। कवि राज की उपाधि किसने धारण की थी? वो समुद्रगुप्त ने धारण की थी। समुद्रगुप्त बहुत बड़ा वीणा प्रेमी था, ये वीणा वादक था। अच्छा दोस्तों, ये भी क्वेश्चन पूछता है एग्जाम्स में कि कौन गुप्त शासक जो है वीणा बजाता था? तो वीणा जो है समुद्रगुप्त बजाता था, ये वीणा प्रेमी था।
नेक्स्ट पॉइंट है, समुद्रगुप्त द्वारा चलाए गए सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए राजा की आकृति उत्कीर्ण है, जो उसके संगीत प्रेमी होने का सूचक है। ठीक है ना, समुद्रगुप्त ने सिक्के चलाए थे, उस सिक्कों पर क्या राजा की बीड़ा बजाती हुई आकृति उत्कीर्ण की गई थी, जिससे पता चलता है कि जो है समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इस एक क्वेश्चन से आपके कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन कवर हुए हैं। ठीक है, जो कि प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम्स में 100% पूछे गए हैं। आप प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम्स के जितने भी क्वेश्चन हैं जीएस के, आप उनको उठाकर देखिएगा। केवल इस एक क्वेश्चन को पढ़ने के बाद इन सारे के आंसर आप उनको मतलब कि आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन गिवन द टाइटल नेपोलियन ऑफ इंडिया। भारत का नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है। अच्छा दोस्तों, इस यहाँ भी मैंने ऑप्शन क्रम से लगाया है। समुद्रगुप्त, अभी आपने देखा चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र समुद्रगुप्त था, समुद्रगुप्त का पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय था, और चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र कुमारगुप्त प्रथम था, और कुमारगुप्त प्रथम का पुत्र स्कंदगुप्त था। ठीक है, तो इसे ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पूछा है नेपोलियन ऑफ इंडिया, यानी भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसे ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम्स में बार बार पूछता है कि भारत का नेपोलियन की संज्ञा किसे दी गई है, या भारत का नेपोलियन किसे बोला जाता है, तो भारत का नेपोलियन जो है समुद्रगुप्त को बोला जाता है। ठीक है, इसे ध्यान दीजिएगा, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि किसी भी युद्ध में पराजय का सामना नहीं करना पड़ा था इसे, इसलिए विंसेंट आर्थर स्मिथ ने अपनी पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में हिंदू राजा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। ठीक है ना, इस पुस्तक में अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में कौन से किसने कहा है, विंसेंट आर्थर स्मिथ ने जो है कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन बताया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, समुद्रगुप्त ने कविराज तथा पराक्रमांक की उपाधि धारण की थी। समुद्रगुप्त ने कौन सी उपाधि धारण की थी, कविराज तथा पराक्रमांक की उपाधि धारण की थी। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नाम से प्रसिद्ध है। अच्छा, चंद्रगुप्त द्वितीय जो कि समुद्रगुप्त का पुत्र था, इसने विक्रमादित्य का टाइटल धारण कर रखा था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो है इसको विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर रखी थी। नेक्स्ट पॉइंट है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में 9 विद्वान थे, जिसे नवरत्न कहा जाता था, जिसमें कालिदास, धन्वंतरि, छपड़क, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, घटकपर, वराहमिहिर, वरुचि। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट, ये 9 रत्न थे, कालिदास, धन्वंतर, छपड़क, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, घटकपर, वराहमिहिर, वरुचि। ये जो है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्न थे। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। इसमें भी कालिदास, धन्वंतरि और बराहमिहिर जैसे लोग ये इंपॉर्टेंट हैं, अभी हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है 5, चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में 399 से 412 ईस्वी में भारत आया था। अच्छा, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान जो था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। कब आया था, ये 399 से लेकर 412 ईस्वी के बीच में आया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, कुमारगुप्त प्रथम जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र था। कुमारगुप्त प्रथम कौन था, वो चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र था, वो उत्तराधिकारी था। ठीक है ना, और स्कंदगुप्त जो था वो कुमारगुप्त प्रथम का पुत्र था। ठीक है ना, स्कंदगुप्त जो था वो कुमारगुप्त प्रथम का पुत्र था, तो इसे ध्यान दीजिएगा। चलिए, हम एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ईयर्स में पूछा गया है, यहाँ पर देख लीजिए, एसएससी के काफ़ी एग्जाम्स में बार बार पूछा गया है। तो यहाँ जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं इनको आप नोट करिएगा, देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा यूनिवर्सिटी वाज इस्टेब्लिश्ड बाय हुम, यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। ठीक है, अच्छा दोस्तों, यहाँ भी मैंने जो है ऑप्शन क्रम से लगाए हैं। कुमारगुप्त प्रथम का पुत्र कौन था, स्कंदगुप्त था, और स्कंदगुप्त का पुत्र कौन था, कुमारगुप्त तृतीय था। कुमारगुप्त तृतीय का पुत्र कौन था, विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त कौन था, विष्णुगुप्त जो था वो गुप्ता डायनेस्टी का अंतिम शासक था। ठीक है ना, अभी हम देखेंगे। चलिए हम पहला पॉइंट देख लेते हैं, जो कि कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ठीक है ना, इसका मतलब ये क्वेश्चन एग्जाम्स में भी पूछता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस वंश में हुई, यानी कि कौन से शासक ने की। तो आप अगर वंश पूछे तो आप बोलेंगे गुप्त वंश में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। और गुप्त वंश के किस शासक के द्वारा हुई, तो कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा जो है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। अच्छा, नालंदा विश्वविद्यालय पड़ता कहाँ, ये बिहार राज्य के राजगीर जिले में पड़ता है। इसकी स्थापना किसने की थी, गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। कब की थी, ये 415 से 455 ईस्वी के बीच में की थी। ठीक है ना, यह बौद्ध शिक्षा महायान बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। यहाँ पर बौद्ध शिक्षा की शिक्षा दी जाती थी। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है,
कुमारगुप्त प्रथम चंद्रगुप्त द्वितीय के पश्चात शासक बना। चंद्रगुप्त द्वितीय के पश्चात यानी चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर रखी थी, और कुमारगुप्त जो प्रथम है वो चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र था। ठीक है ना, इसे ध्यान दीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नालंदा में चिकित्सा शास्त्र का अध्ययन सभी के लिए अनिवार्य था, यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय जो भी पढ़ने जाता था चिकित्सा शास्त्र की शिक्षा सबके लिए अनिवार्य थी। ठीक है, यहाँ शिक्षा पाली भाषा में दी जाती थी। यहाँ शिक्षा किस भाषा में दी जाती थी? पाली भाषा में दी जाती थी। और यह विश्व का प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय था। आवासीय विश्वविद्यालय का मतलब है कि यहाँ पर छात्रों के रहने की भी व्यवस्था थी, और यहाँ लगभग 10,000 छात्र अध्ययन करते थे, यानी कि पढ़ाई करते थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, नालंदा विश्वविद्यालय को लगभग 13वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी, ये वही है बख्तियार खिलजी जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को जलवा दिया था। अतः बख्तियार खिलजी था कौन? बख्तियार खिलजी जो है मोहम्मद गोरी का दास था और कुतुबुद्दीन ऐबक का सिपा सलार था। उसने क्या किया था? अपने उत्तर भारतीय अभियान के समय नालंदा विश्वविद्यालय को जलवा दिया था। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन को भी ध्यान दीजिएगा, कितनी बार एग्जाम्स में पूछता है नालंदा विश्वविद्यालय को किसने जलवाया, तो बख्तियार खिलजी ने जलवाया था। किस अभियान के दौरान? उत्तर भारतीय अभियान के दौरान। बख्तियार खिलजी कौन था? तो बख्तियार खिलजी मोहम्मद गोरी का दास था और कुतुबुद्दीन ऐबक का सिपा सलार था। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। ये नेक्स्ट पॉइंट है, कुमारगुप्त प्रथम की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र स्कंदगुप्त शासक बना। अच्छा, कुमारगुप्त तृतीय कुमारगुप्त प्रथम की जब मृत्यु हो गई तो उसका पुत्र जो है स्कंदगुप्त शासक बना। अच्छा, स्कंदगुप्त के विषय में कहाँ से पता चलता है? स्कंदगुप्त के विषय में जो है जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है। ठीक है, स्कंदगुप्त के शासनकाल में हूणों का आक्रमण। अच्छा दोस्तों, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने देखा प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में क्वेश्चन कई बार पूछा है, हूणों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो हूणों का आक्रमण जो है वो स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था। स्कंदगुप्त जो था गुप्त वंश का शासक था, कुमारगुप्त प्रथम का पुत्र था। ठीक है ना, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, स्कंदगुप्त के बाद कुमारगुप्त तृतीय गुप्त वंश का शासक बना। अच्छा, स्कंदगुप्त के बाद कुमारगुप्त तृतीय जो है वो गुप्त वंश का शासक बना, और कुमारगुप्त तृतीय कौन था? ये स्कंदगुप्त का पुत्र था। ठीक है ना, इसे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, कुमार गुप्त तृतीय का पुत्र विष्णुगुप्त गुप्त वंश का अंतिम शासक था। अच्छा, कुमारगुप्त तृतीय का जो पुत्र था विष्णुगुप्त, ये गुप्त डायनेस्टी का अंतिम शासक था। इसे ध्यान दीजिएगा, कितनी बार एग्जाम्स में पूछा है कि जो है कि कुमारगुप्त कि गुप्त डायनेस्टी का अंतिम शासक कौन था? तो वो विष्णुगुप्त था, जो है कि गुप्त डायनेस्टी का अंतिम शासक। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ फेमस बुक मेघदूत। मेघदूत की लेखक कौन है, यानी कि प्रसिद्ध पुस्तक मेघदूत के लेखक कौन? दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी एग्जाम्स में बार बार पूछता है। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं। प्रसिद्ध पुस्तक मेघदूत के लेखक कौन है? तो मेघदूत के लेखक जो है वो कालिदास। कालिदास की रचना है मेघदूत। अच्छा दोस्तों, आपने गौर किया होगा इस क्वेश्चन में मैंने जो है 5 ऑप्शन दे रखे हैं। क्यों दे रखे हैं? क्योंकि ये गुप्ता डायनेस्टी से रिलेटेड ऐसे कवि हैं, इन्होंने ऐसी रचनाएं की हैं, और ये 5 ही हैं जो ये गुप्ता डायनेस्टी से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछता है। मैंने प्रीवियस इसके जितने भी देखे केवल इन 5 लोगों से ही रिलेटेड मुझे क्वेश्चन एग्जाम्स में मिले, और ये पाँचों के पाँचों गुप्ता डायनेस्टी से रिलेटेड थे। सो मैंने इन 5 को एक साथ ही इसमें दे दिया। ठीक है ना, तो चलिए आगे देखते हैं। प्रसिद्ध पुस्तक मेघदूत के लेखक कौन है? कालिदास। एक मेघदूत जो है कालिदास की रचना है। ठीक है ना, यहाँ देख लेते हैं। कालिदास एक गुप्तकालीन संस्कृत के विद्वान थे। अच्छा दोस्तों, ये भी एग्जाम्स में पूछता है, कालिदास किस काल से रिलेटेड है, यानी किस समय, तो गुप्तकालीन संस्कृत के विद्वान थे। इन्होंने अनेक पुस्तकों की रचना की, जिसमें प्रमुख है अभिज्ञान शाकुंतलम, ये भी कालिदास की रचना, एग्जाम्स में पूछा है। मेघदूत किसकी रचना है? तो मेघदूतम भी जो है कालिदास की रचना है। ऋतु संहारम भी कालिदास की रचना है। विक्रमोर्वशीयम भी कालिदास की रचना है। मालविकाग्निमित्रम भी कालिदास की रचना, और रघुवंशम, ये सभी कालिदास की रचनाएं हैं। और ये सभी कालिदास की रचनाएं, और इससे रिलेटेड एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछता है, और कई बार पूछा है। मेघदूतम की रचना किसने की? तो कालिदास ने की थी। और जो है कि मालविकाग्निमित्रम की रचना किसने की? तो भी कालिदास ने की है। और जो है कि बहुत सारे इनसे रिलेटेड क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में बने हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन और भी पूछता है कि भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो भारत का शेक्सपियर जो है वो कालिदास को कहा जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम्स में पूछ चुका है कि भारत का शेक्सपियर किसे कहते हैं? तो भारत का शेक्सपियर कालिदास को बोलते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। मृच्छकटिकम, ये जो है शूद्रक की रचना है, इसे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैंने इसे पॉइंट में शामिल कर रखा है। कितनी बार एग्जाम्स में पूछा है कि मृच्छक कट्टिकम किसकी रचना है? तो वो शूद्रक की रचना है। किसकी रचना है? शूद्रक ने जो है मृच्छक कट्टिकम की रचना की थी। और वात्स्यायन ने कामसूत्र की रचना की थी।
और भास ने जो है वह स्वप्नवास दत्ता की रचना की थी। और ये तीनों रचनाएं जो थी संस्कृत भाषा में थी। इसे ध्यान दीजिएगा कि शूद्रक ने मृच्छक कट्टिकम, वात्स्यायन ने कामसूत्र तथा भास ने स्वप्नवास दत्ता की रचना संस्कृत भाषा में की थी। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में सर्वश्रेष्ठ गणितज्ञ एवं ज्योतिष आर्यभट्ट ने शून्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्यभट्ट ने जो है ये शून्य का प्रतिपादन किसने किया था, शून्य की खोज किसने की थी, वो आर्यभट्ट ने की थी। और आर्यभट्ट किसके समकालीन थे, आर्यभट्ट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल से रिलेटेड हैं। और ये चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल के सर्वश्रेष्ठ गणितज्ञ और ज्योतिष थे। ठीक है, इन्होंने ही शून्य का प्रतिपादन किया, या आप बोल सकते हैं शून्य की खोज आर्यभट्ट ने ही की थी। ठीक है, और आर्यभट्ट किसके शासनकाल से रिलेटेड है, तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल से रिलेटेड है। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है, आर्यभट्ट ने ज्योतिष को गणित शास्त्र से अलग माना तथा दशमलव प्रणाली का विकास किया। अच्छा, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में कई बार पूछा है कि दशमलव प्रणाली का विकास किसने किया, तो दशमलव प्रणाली का विकास या बोल सकते हैं दशमलव प्रणाली खोज जो है आर्यभट्ट ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट है, आर्यभट्ट और कालिदास गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। कालिदास और आर्यभट्ट ये दोनों लोग जो हैं ये चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में थे। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है 6, आर्यभट्टियम, यह विषय ज्योतिष शास्त्र से रिलेटेड है। और आर्य सिद्धांत, यह जो है नक्षत्र विज्ञान से संबंधित है। यह आर्यभट्ट की प्रमुख रचनाएं हैं। आर्यभट्टियम जो कि ज्योतिष शास्त्र से संबंधित पुस्तक है, आर्य सिद्धांत जो कि नक्षत्र विज्ञान से संबंधित पुस्तक है। और ये दोनों पुस्तक जो है आर्यभट्ट की रचनाएं हैं। ठीक दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो आप इसे जरूर ध्यान दीजिएगा, नोट्स भी कीजिएगा। ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अजंता केव्स एंड द रस्टलेस आयरन पिलर्स एट महरौली वेयर एस्टेब्लिश्ड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ विच डायनेस्टी। अजंता की गुफाएं और महरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किस राजवंश के शासनकाल के दौरान स्थापित किए गए थे। अच्छा दोस्तों, इस क्वेश्चन में दो क्वेश्चन एक साथ मिला दिए गए हैं। एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में पूछा था कि अजंता की गुफाएं किस शासनकाल के दौरान स्थापित की गई थी, तो अजंता की गुफाएं जो है वो गुप्तकालीन गुफाएं हैं, एक गुप्त शासनकाल के दौरान स्थापित की गई थी। और दूसरा क्वेश्चन ये पूछा है कि महरौली में जंग रहित लौह स्तंभ ये किस शासन या किस शासक के काल के दौरान स्थापित की गई थी, तो ये भी गुप्त डायनेस्टी के शासनकाल के दौरान स्थापित की गई थी। ठीक है ना, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पॉइंट देख लेते हैं, अजंता की गुफाएं गुप्तकालीन है, इसे ध्यान दीजिएगा, अजंता की गुफाएं क्या है, गुप्तकालीन है। अजंता की गुफाओं का निर्माण जो है ये गुप्त काल में करवाया गया था। ठीक है ना। ये गुफाएं कहाँ पर स्थित है, ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित हैं। इसे भी ध्यान दीजिएगा, कितनी बार एग्जाम्स में पूछ चुका है कि अजंता की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं, तो ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। ठीक है ना। अच्छा, अजंता की गुफाओं का खोज कब हुआ था, 1819 ईस्वी में, और किसने किया था, सर जॉन स्मिथ ने किया था। इसे ध्यान दीजिएगा, अजंता की गुफाओं की खोज 1819 में सर जॉन स्मिथ द्वारा की गई थी। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है, बौद्ध धर्म से संबंधित अजंता की गुफाओं का निर्माण ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी से लेकर 7वीं शताब्दी ईस्वी तक किया गया। अच्छा, एक क्वेश्चन भी एग्जाम्स में पूछता है कि अजंता की गुफाओं का संबंध किस धर्म से है, तो वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, इसका खोज कब किया गया था, ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी से लेकर 7वीं शताब्दी ईस्वी के बीच में इसका निर्माण किया गया था। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, महरौली में जंग रहित लौह स्तंभ गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने बनवाया था। अच्छा, जो महरौली में जंग रहित लौह स्तंभ है, इसको जो है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य द्वारा बनवाया गया था। इसे ध्यान दीजिएगा, इसमें चंद्र नामक राजा का उल्लेख है। यह लौह स्तंभ 402 ईसा पूर्व स्थापित प्राचीन भारतीय धातुकर्म की पराकाष्ठा का प्रतीक है। धातुकर्म की पराकाष्ठा का प्रतीक का मतलब है कि यह जब से लगाया गया आज तक इसमें जंग नहीं लगी, ये ऐसे मेटल से बना हुआ है। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, स्तंभ की ऊंचाई लगभग 7.2 मीटर यानी कि 23 फीट 8 इंच है। इसका व्यास 16 इंच तथा भार 6,000 किलोग्राम से भी अधिक है। इसमें जो है लोहे की मात्रा 18% है। इसमें जो है लोहे की मात्रा 18% है, और इसमें जो है अभी तक जंग नहीं लगी, इसीलिए इसे बोला जाता है यह भारतीय धातुकर्म की पराकाष्ठा का प्रतीक है। ठीक है ना। यह स्तंभ शुद्ध इस्पात का बना हुआ है, जिसमें कार्बन की मात्रा काफ़ी कम है। ठीक है, इसे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, भगवान विष्णु के वाहक गरुड़ गुप्त वंश का राजकीय चिन्ह। अच्छा, ये भी क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा है, इसलिए मैंने इसे ब्रैकेट में शामिल कर लिया कि एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर्स में पूछा है कि गुप्त वंश का राजकीय चिन्ह क्या था, तो गुप्त वंश का राजकीय चिन्ह गरुड़ था। गरुड़ जो है कि भगवान विष्णु का वाहक है, इसे ध्यान दीजिएगा। इसलिए जो है कि जंग रहित लौह स्तंभ है महरौली का, इसको हम गरुड़ स्तंभ भी बोलते हैं। महरौली में जो जंग रहित लौह स्तंभ है इसको हम गरुड़ स्तंभ भी बोलते हैं, इसे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हु मेड द इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था। दोस्तों एक क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, हरिसेन। हरिसेन ने जो है इलाहाबाद स्तंभ लेख का निर्माण करवाया था। अच्छा, हरिसेन था कौन। हरिसेन जो है कि यह समुद्रगुप्त का दरबारी कवि व मंत्री था, ठीक है ना। इसने ही इलाहाबाद स्तंभ लेख का निर्माण करवाया था। अच्छा, इलाहाबाद स्तंभ लेख को हम प्रयाग प्रशस्ति भी बोलते हैं। कभी कभी एग्जाम्स में पूछता है कि प्रयाग प्रशस्ति के नाम से किसे जाना जाता है। ऑप्शन दिया रहेगा बहुत सारे, उसमें दिया रहेगा इलाहाबाद स्तंभ को, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख को हम जो है प्रयाग प्रशस्ति के नाम से भी जानते हैं, इसे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अच्छा, यह अभिलेख संस्कृत की चंपू शैली में लिखी गई है, इसे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, इलाहाबाद स्तंभ लेख में समुद्रगुप्त को लिच्छवी दौहित्र यानी कि लिच्छवी कन्या कुमारी देवी से उत्पन्न बताया गया। लिच्छवी दौहित्र का मतलब है कि लिच्छवी की कन्या कुमारी देवी से उत्पन्न हुए थे, यानी कि इनका जन्म हुआ था, ठीक है ना। यानी कि इनकी माता का नाम जो है वो कुमारी देवी था, इसे ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, टी.एस. बर्ट ने 1834 ईस्वी में इलाहाबाद स्तंभ लेख शिलालेख की खोज की थी। अच्छा, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख की खोज किसने की थी। तो टी.एस. बर्ट ने की थी। कब की थी, 1834 ईस्वी में, इसे ध्यान दीजिएगा। ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में पूछ चुका है, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है, यह अभिलेख समुद्रगुप्त के शासनकाल और युद्ध में उनकी विजयों के सुस्पष्ट वर्णन करता है। यानी समुद्रगुप्त जो है कि अपने शासनकाल में जो भी युद्ध लड़ा था और उसने जो भी विजय प्राप्त की थी, इस अभिलेख में उसी के विषय में सुस्पष्ट वर्णन किया गया है या दर्शाया गया, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है, उदयगिरि शिलालेख। अच्छा, उदयगिरि शिलालेख जो है ये चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के मंत्री वीरसेन ने बनवाया था या उत्कीर्ण करवाया था, इसे ध्यान दीजिएगा। आपकी एग्जाम्स में ये भी क्वेश्चन पूछता है, इसलिए पॉइंट मैंने शामिल कर रखा है कि उदयगिरि शिलालेख ये किसने बनवाया था। तो इसको वीरसेन ने बनवाया था। उदयगिरि शिलालेख को किसने बनवाया था, उदयगिरि शिलालेख को वीरसेन ने बनवाया था। और वीरसेन कौन था, ये चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का मंत्री था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कंपाइल्ड द स्टोरीज ऑफ पंचतंत्र, पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया। दोस्तों क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर्स में कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, तो इसे ध्यान दीजिएगा कि पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया था। तो पंचतंत्र की कथाओं का संकलन जो है विष्णु शर्मा ने किया था, इसे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पॉइंट देख लेते हैं, पंचतंत्र की कथाओं का संकलन विष्णु शर्मा ने किया था। गुप्त काल में रचित पंचतंत्र संस्कृत का विश्व का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ माना जाता है, ठीक है। इसकी रचना कब हुई थी, तो पंचतंत्र की रचना जो है यह गुप्त काल में हुई थी और इसको जो है कि विष्णु शर्मा जी ने जो है कि इसका संकलन किया था, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है, पंचतंत्र ईसाई धर्म की जो धार्मिक पुस्तक है बाइबिल, उसके बाद द्वितीय स्थान पर है जो जिसका विभिन्न भाषाओं में अनुवाद हुआ है, ठीक है ना। ये भी ध्यान दीजिएगा कि पंचतंत्र जो है बाइबल के बाद दूसरे नंबर पे आती है जिसका विभिन्न भाषाओं में अनुवाद किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, पंचतंत्र 5 भागों में विभाजित, पंचतंत्र 5 भागों में विभाजित है, जिसमें नंबर 1 मित्रभेद, नंबर 2 है मित्र लाभ, नंबर 3 है मित्र संधि सब विग्रह जिसमें कि कौवे और उल्लू की कथा है, नंबर 4 है लब्ध प्रणास और नंबर 5 है अपरीक्षाकारी, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है, बाण भट्ट ने हर्षचरित्र तथा कादंबरी की रचना करी। अच्छा दोस्तों, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछता है कि बाण भट्ट ने किसकी रचना की। तो बाण भट्ट ने हर्षचरित्र और कादंबरी की रचना की। एग्जाम्स में कई बार पूछता है, या तो ऐसे ही पूछ देगा हर्षचरित्र की रचना किसने की, तो बाण भट्ट ने की। कादंबरी की रचना किसने की, तो बाण भट्ट ने की। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जिसमें हर्षवर्धन की काव्य चातुर की प्रशंसा की गई। अच्छा, हर्षचरित्र में जो है कि हर्षवर्धन के काव्य चातुर की प्रशंसा की गई, इसे ध्यान दीजिएगा। बाणभट्ट राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, ठीक है ना। बाणभट्ट कौन थे, बाणभट्ट जो है राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। बाणभट्ट जो है ये राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, इसका ध्यान दीजिएगा। नंबर 5 पॉइंट है, सुश्रुत। सुश्रुत कौन थे, सुश्रुत को जो है शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी का जनक माना जाता है, या बोल सकते हैं सुश्रुत जो थे शल्य चिकित्सा की पद्धति के प्रख्यात आयुर्वेदाचार्य थे। इन्होंने सुश्रुत संहिता नामक ग्रंथ लिखी। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्स में पूछता है कि सुश्रुत संहिता किसकी रचना है, तो वो सुश्रुत ने लिखी थी, इसे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जिसमें कि शल्य क्रिया के विषय में बताया गया है, यानी कि सर्जरी कैसी की जाती है इसके विषय में बताया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, हर्षवर्धन वह अंतिम बौद्ध राजा था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है, हर्षवर्धन ने
संस्कृत के 3 नाटक। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि रत्नावली किसकी रचना है, तो रत्नावली हर्षवर्धन की रचना है। प्रियदर्शिका किसकी रचना है, ये भी हर्षवर्धन की है। नागानंद किसकी रचना, तो ये भी हर्षवर्धन की रचनाएं हैं। और ये तीनों रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछता है। या तो ये पूछेगा कि इनमें से कौन सी रचना हर्षवर्धन की है, तो उसमें या तो रत्नावली लिखा रहेगा या प्रियदर्शिका या नागानंद, तो उसमें से कोई एक क्वेश्चन सही होगा, ठीक है ना, सॉरी एक आंसर सही होगा, तो इसका ध्यान दीजिएगा। इसलिए इन्हें साहित्यकार, ठीक है, इसलिए इन्हें जो है साहित्यकार सम्राट भी कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाज द कंटेम्पोररी साउथ इंडियन रूलर ऑफ हर्षवर्धन। हर्षवर्धन का समकालीन दक्षिण भारतीय शासक कौन था। अब दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर एग्जाम में यहाँ देख सकते हैं लाइन लगी हुई है, कितनी बार पूछा है, यानी कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम्स में बहुत बार पूछा है। और इसके जो पॉइंट्स हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसे ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो हर्षवर्धन जो था वो दक्षिण भारतीय किस शासक के समकालीन था, तो हर्षवर्धन जो है वो दक्षिण भारतीय शासक पुलकेशिन द्वितीय का समकालीन था, इसे ध्यान दीजिएगा। हर्षवर्धन जो था किसका समकालीन था, वो पुलकेशिन द्वितीय का समकालीन था, ठीक है ना। यहाँ पॉइंट देख लेते हैं। पहला, हर्षवर्धन 606 से 647 ईस्वी तक इसका शासन रहा है। ये दक्षिण भारतीय शासक पुलकेशिन द्वितीय, जिनका शासन 610 से 642 ईस्वी तक रहा, तो यह जो हर्षवर्धन है पुलकेशिन द्वितीय के समकालीन थे। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश के शासकों में सर्वाधिक योग्य और शक्तिशाली शासक था। पुलकेशिन द्वितीय कौन था, ये चालुक्य वंश से इसका रिलेशन है, और ये चालुक्य वंश का सबसे सर्वाधिक योग्य और शक्तिशाली शासक था, ठीक है, तो इसे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, कन्नौज के शासक हर्षवर्धन का पुलकेशिन द्वितीय से नर्मदा नदी के तट पर 634 ईस्वी में युद्ध हुआ था। अच्छा, हर्षवर्धन कहाँ का शासक था, तो ये कन्नौज का शासक था, ठीक है ना। इससे जो है पुलकेशिन द्वितीय से नर्मदा नदी के तट पर 634 ईस्वी में युद्ध हुआ था। और ये कैसे पता चलता है, एहोल अभिलेख। अच्छा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछता है कि एहोल अभिलेख किससे संबंधित है, तो एहोल अभिलेख जो है पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। और इसी से पता चलता है कि जो है कि हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच में नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ था, जिसमें कि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था, यानी कि हराया था, ठीक है ना। इस युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय ने जो है कि हर्षवर्धन को हरा दिया था, यानी कि पराजित कर दिया था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। चालुक्यों ने अपना साम्राज्य दक्षिण में स्थापित किया था। अच्छा, जो चालुक्य वंश था, चालुक्य वंश ने अपना जो है साम्राज्य ये दक्षिण की तरफ स्थापित कर रखा था। इनको वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना पुलकेशिन प्रथम ने की थी, यानी चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी, तो चालुक्य वंश की स्थापना जो है वो पुलकेशिन प्रथम ने की थी, इसे ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। इनकी राजधानी वातापी थी, इन्हें वातापी अथवा वादामी का चालुक्य शासक भी कहा जाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा है कि वातापी का शासक या अथवा बादामी के चालुक्य शासक किसे कहा जाता है, तो ये जो है कि पुलकेशिन द्वितीय को बोला जाता है, तो इसे ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेसर, प्राचीन नाम थानेश्वर, हरियाणा से कन्नौज उत्तर प्रदेश स्थानांतरित की थी, ठीक है ना। नंबर 5 है, हर्षवर्धन बौद्ध धर्म का अनुयायी था। हर्षवर्धन द्वारा आयोजित कन्नौज सभा 643 ईस्वी में की गई थी, और वेन सांग चीनी यात्री ये इन्हीं के सम्मान में की गई थी, ठीक है ना। इस सभा का उद्देश्य था महायान बौद्ध धर्म का प्रचार करना। नंबर 6 पॉइंट है, हर्षवर्धन ने अपनी धार्मिक सभा जो है वो प्रयाग में आयोजित किया करता था। हर्षवर्धन जो है अपनी धार्मिक सभा कहाँ पर आयोजित किया करता था, वो प्रयाग में आयोजित किया करता था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ पल्लव डायनेस्टी, यानी कि पल्लव वंश का संस्थापक कौन था, ठीक है। तो पल्लव वंश का संस्थापक जो था वो सिंह विष्णु था। पल्लव वंश का संस्थापक कौन था, इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ये सिंह विष्णु जो है वो पल्लव वंश का संस्थापक था, इसे ध्यान दीजिएगा। सिंह विष्णु जो है पल्लव वंश का संस्थापक था। पल्लव वंश की राजधानी तमिलनाडु का कांचीपुरम, वर्तमान में उसे कांची के नाम से जानते हैं, था। यह वैष्णव धर्म का अनुयायी था। कौन, सिंह विष्णु जो है वो वैष्णव धर्म का अनुयायी था। किरातार्जुनियम ये 12वीं की रचना है, और 12वीं जो है सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। ये कितनी बार एग्जाम्स में पूछा है कि किरातार्जुनियम किसकी रचना है, तो ये 12वीं की रचना है, और 12वीं जो है इस सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, पल्लव शासक महेंद्र वर्मन प्रथम। अच्छा, सिंह विष्णु का जो है
उत्तराधिकारी कौन था? महेंद्र वर्मन प्रथम था, और महेंद्र वर्मन का नरसिंह वर्मन प्रथम, और नरसिंह वर्मन प्रथम का महेंद्र वर्मन द्वितीय था। ठीक है, तो इसे ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी ऑप्शन काफ़ी क्रम से रखे गए हैं। तो पल्लव वंश का शासक महेंद्र वर्मन प्रथम के शासनकाल में पल्लव चालुक्य यानी महेंद्र वर्मन प्रथम और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य लंबा संघर्ष चला, यानी काफ़ी लंबा युद्ध चला। नंबर 3 है मत विलास प्रहसन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मत विलास प्रहसन यह प्राचीन संस्कृत का एक एकांकी नाटक है जिसकी रचना महेंद्र वर्मन प्रथम ने की थी। इसे ध्यान दीजिएगा, मत विलास प्रहसन की रचना किसने की थी? महेंद्र वर्मन प्रथम ने की थी। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय का को जो है कि परियल, मणिमंगल, सूरमाल तथा अन्य दूसरे कई युद्धों में पराजित किया था, और अपनी सफलताओं से उत्साहित होकर नरसिंह वर्मन ने वादामी, जो कि चालुक्यों की राजधानी थी या चालुक्य वंश की राजधानी थी, पर आक्रमण कर दिया और उस पर अधिकार कर लिया। पुलकेशिन द्वितीय युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया तथा नरसिंह वर्मन प्रथम ने जो है वातापी कोंड, वातापी कोंड का मतलब है जो वातापी को जीत चुका हो, वातापी का विजेता हो, उसीलिए उसने जो है वातापी कोंड की उपाधि धारण की। तो वातापी कोंड की उपाधि किसने धारण की? ये धारण की नरसिंह वर्मन प्रथम ने। क्यों? क्योंकि इसने जो है चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय को बुरी तरह पराजित किया था और मार गिराया था। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है नरसिंह वर्मन प्रथम ने महाबलीपुरम नगर की स्थापना की। नरसिंह वर्मन प्रथम ने जो है महाबलीपुरम नगर की स्थापना की तथा महाबलीपुरम में रथ, जिसको एकाश मंदिर कहा जाता है, बहुत ही फेमस है, कई बार पूछा है एग्जाम्स में कि रथ मंदिर या एकाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये जो है महेंद्र नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था, और इसे सप्त पैगोड़ा भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ मंदिरों की संख्या 7 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु बिल्ट द कैलाशनाथ टेम्पल शिव टेम्पल एट कांचीपुरम। कांचीपुरम में कैलाशनाथ मंदिर, शिव मंदिर किसने बनवाया था? तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, नरसिंह वर्मन द्वितीय। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने जो है कांचीपुरम में कैलाशनाथ मंदिर बनवाया था। ठीक है। अच्छा, एक ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो है महाबलीपुरम का रथ मंदिर जो है वो नरसिंह वर्मन प्रथम ने बनवाया था। ठीक है, नरसिंह वर्मन प्रथम ने जो है कि वो महाबलीपुरम का रथ मंदिर यानी कि आकाश मंदिर बनवाया था। ठीक है, और कैलाश मंदिर जो है इसको बनवाया था किसने? इसको बनवाया था नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। ठीक है ना। परमेश्वर वर्मन प्रथम कौन था? परमेश्वर वर्मन का उत्तराधिकारी नरसिंह वर्मन द्वितीय था, इसका नंदी वर्मन द्वितीय और इसका अपराजित वर्मन था। ठीक है ना, इसे ध्यान दीजिएगा। परमेश्वर वर्मन प्रथम के शासनकाल में पल्लव और चालुक्यों में भयंकर संघर्ष में छिड़ गया। इसने चालुक्य नरेश विक्रमादित्य प्रथम को बुरी तरह पराजित किया। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है कांचीपुरम में कैलाशनाथ मंदिर। कांचीपुरम में जो है कैलाशनाथ मंदिर, शिव मंदिर, ये पल्लव वंश के शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय ने, यानी कि नरसिंह वर्मन द्वितीय ने जो है कांचीपुरम में कैलाशनाथ मंदिर बनवाया था। अच्छा, इस मंदिर को राज सिद्धेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, और इस मंदिर के निर्माण में द्रविड़ स्थापत्य कला का जो है कि यूज किया गया है या इस्तेमाल किया गया है, या द्रविड़ स्थापत्य कला का शुरुआत इसी मंदिर से हुआ है। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है महाबलीपुरम शोर मंदिर। शोर मंदिर को तटी मंदिर के नाम से भी जानते हैं, और ये तमिलनाडु में है। इसे पल्लव राजा नरसिंह वर्मन द्वितीय ने, अच्छा, इस शोर मंदिर को भी नरसिंह वर्मन द्वितीय ने ही बनवाया था। दक्षिण भारत का यह सबसे प्राचीन मंदिर द्रविड़ वास्तुकला का बेहतरीन नमूना है। यह 3 मंदिरों का समूह है जिसके मध्य में भगवान विष्णु तथा दोनों ओर शिव मंदिर है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। 10 कुमार चरित, ये बहुत इंपॉर्टेंट। 10 कुमार चरित के लेखक कौन है? दंडी है। ये कई बार एग्जाम्स में पूछा है 10 कुमार चरित किसकी रचना है, तो ये दंडी की रचना है। नेक्स्ट पॉइंट है कांचीपुरम। कांचीपुरम में जो प्रसिद्ध बैकुंठ पेरुमल मंदिर है और तथा मुक्तेश्वर मंदिर, इसका निर्माण जो है नंदी वर्मन द्वितीय ने करवाया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्स प्रीवियस ईयर्स में पूछा है कि बैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो जो है नंदी वर्मन द्वितीय ने करवाया। इसका ध्यान दीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 पॉइंट है अपराजित वर्मन। अच्छा, अपराजित वर्मन कौन था? ये जो है पल्लव वंश का अंतिम शासक था। पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? अपराजित वर्मन था। ठीक है ना, तो इसे ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट किंग ऑफ चोला डायनेस्टी टू कनकर द होल ऑफ श्रीलंका। संपूर्ण श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का पहला राजा कौन था? अच्छा दोस्तों, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है राजा राजेंद्र प्रथम, क्योंकि संपूर्ण श्रीलंका की बात किया तो संपूर्ण श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला प्रथम राजा राजेंद्र प्रथम था। अच्छा, केवल ये बोलता कि श्रीलंका पर पहली बार
जो है कि विजय किसने प्राप्त की, तो हम राजराज प्रथम को मारते हैं, ट्रिक करते हैं। पर जो है कि इसने पूछा संपूर्ण श्रीलंका पर, तो संपूर्ण श्रीलंका पर जो है पहले अधिकार किसने किया, राजराज प्रथम के पुत्र राजेंद्र प्रथम ने किया था। ठीक है ना, इसका ध्यान दीजिएगा। और हाँ, चोल वंश जो है कि चोल वंश से रिलेटेड है ये। ठीक है, तो चोल वंश का संस्थापक कौन था, चोल वंश का संस्थापक विजयालय था। जो विजयालय है ये चोल वंश का संस्थापक था, और इसने अपनी राजधानी तंजौर यानी कि तंजावुर को बनाई थी। और विजयालय ने जो है नरकेसरी की उपाधि धारण कर रखी थी। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन में कई बार पूछा है, एग्जाम्स में कई बार पूछा है कि नरकेसरी की उपाधि किसने धारण की थी, तो नरकेसरी की उपाधि जो है विजयालय ने धारण की थी। विजयालय कौन था, ये चोल वंश का संस्थापक था। ठीक है, और इसने अपनी राजधानी किसको बनाया था, इसने अपनी राजधानी तंजौर या तंजावुर को बनाया था। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है, राजराज प्रथम को चोल वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ये जो राजराज प्रथम है इनको चोल वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, और इनसे इसने जो है संपूर्ण दक्षिण भारत में अपना विजय परचम लहराया था। चोल राजा राजराज प्रथम ने लंका सिंघल को पहले जीता था। ठीक है, यही बात मैं अभी बता रहा था कि लंका को सबसे पहले, अगर यहाँ पूछता है कि श्रीलंका को सबसे पहले किसने जीता, तो राजराज प्रथम ने जीता था। और संपूर्ण श्रीलंका की बात करें तो इसको राजेंद्र प्रथम ने जीता था। राजेंद्र प्रथम कौन था, ये राजराज प्रथम का पुत्र था। ठीक है ना, इसे ध्यान दीजिएगा। तो राजराज प्रथम ने जो है लंका यानी लंका को पहले सिंघल बोलते थे, को पहले जीता था। ठीक है, और राजराज प्रथम का संपूर्ण सिंघल पर अधिकार नहीं हो पाया था, अतः उनके पुत्र राजेंद्र प्रथम, राजराज प्रथम के पुत्र राजेंद्र प्रथम ने जो है संपूर्ण श्रीलंका पर अधिकार किया। तो राजराज प्रथम के पुत्र राजेंद्र प्रथम ने 1017 ईस्वी में संपूर्ण श्रीलंका यानी सिंघल पर विजय कार्य पूरा किया। ठीक है, उस समय श्रीलंका का तत्कालीन शासक कौन था, महेंद्र पंचम, यानी इसको महेंद्र पंचम भी बोल सकते हैं। ठीक है, चोल वंश भारत के अधिकतर दक्षिण भाग में शासन करते थे। राजराज प्रथम ने तंजौर में प्रसिद्ध राजराजेश्वर मंदिर, अच्छा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको बृहदेश्वर शिव मंदिर के नाम से भी जानते हैं। तो आपके एग्जाम्स में कई बार पूछता है कि बृहदेश्वर का शिव मंदिर किसने बनवाया था, तो बनवाया था राजराज प्रथम ने। ठीक है, इसका ध्यान दीजिएगा। ठीक है, भगवान शिव की नृत्य दर्शाती कलाकृत नटराज की मूर्ति इसी काल से संबंधित है। अच्छा, नटराज की मूर्ति जो कि बड़ी ही फेमस है, नटराज की मूर्ति का संबंध किस शासन से है, वो चोल वंश से इनका रिलेशन है। ठीक है, नटराज की मूर्ति का संबंध चोल वंश से है। इसी चोल वंश के शासनकाल में नटराज की मूर्ति जो है निर्मित की गई थी। ठीक है ना, या इसी काल से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट है, कलिंग व बंगाल के पाल शासक महिपाल के शासनकाल में चोल सैनिकों ने राजेंद्र प्रथम के नेतृत्व में गंगा घाट के मैदान में व्यापक अभियान चलाया था। ठीक है ना, यानी कि राजेंद्र प्रथम के नेतृत्व में जो है कि चोल सैनिकों ने कलिंग के व बंगाल के राजा महिपाल पर आक्रमण किया था, और इस अभियान का उद्देश्य था गंगा नदी का पवित्र जल लाना। ठीक है, गंगा नदी का पवित्र जल लाना। तो इस गंगा घाटी के अभियान की सफलता में राजेंद्र प्रथम ने गंगई कोंड की उपाधि धारण की। जब जो है कि राजेंद्र प्रथम को महिपाल पर विजय प्राप्त हो गई, तो उन्होंने क्या है, इस विजय के उपलक्ष्य में गंगई कोंड की उपाधि धारण की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा है गंगई कोंड की उपाधि किसने धारण की, तो गंगई कोंड की उपाधि जो है वो राजेंद्र प्रथम ने धारण की थी। और धारण करने के बाद इसके उपलक्ष्य में इन्होंने गंगई कोंड चोलपुरम नामक नई राजधानी की स्थापना की। ठीक है ना, ये भी एग्जाम में पूछता है गंगई चोलपुरम नामक शहर किसने बनाया, तो ये जो है कि राजेंद्र प्रथम ने इसे बनाया और इसे अपनी राजधानी भी बनाई। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है, राजेंद्र तृतीय जो था वो चोल वंश का अंतिम शासक था। राजेंद्र तृतीय ये चोल वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिल्ट द कोणार्क सन टेम्पल, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया, तो कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। इसे ध्यान दीजिएगा। नरसिंह वर्मन प्रीवियस ईयर पिछले क्वेश्चन में थे, नरसिंह वर्मन नहीं नरसिंह देव प्रथम है, तो आप इसमें कन्फ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। और नरसिंह वर्मन प्रथम इनका संबंध जो है ये गंगवंश से है, इनका संबंध जो है कि गंगवंश से है। तो नरसिंह देव प्रथम ने कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाया था। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पड़ता है, उड़ीसा में पड़ता है। इसको किसने बनवाया था, गंगवंश के तत्कालीन शासक नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। ठीक है ना। अच्छा, यूनेस्को द्वारा 1984 में इस मंदिर को विश्व धरोहर स्थल भी घोषित कर दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, कलिंग शैली में निर्मित इस मंदिर, अच्छा कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है एक कलिंग शैली में बनाया गया है, और इसमें जो है इस मंदिर में सूर्य देव को रथ के रूप में विराजमान किया गया है। संपूर्ण मंदिर स्थल को 12 जोड़ी चक्रों के साथ 7 घोड़ों से खींचते हुए निर्मित किया गया है, इसे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है,
गंग वंश के शासक अनंत वर्मन देव ने उड़ीसा में स्थित जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किया। अच्छा, उड़ीसा में जो जगन्नाथ मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था? अनंत वर्मन देव ने करवाया था। इसका भी ध्यान दीजिएगा। अनंत देव वर्मन का संबंध किस वंश से? इनका भी संबंध गंग वंश से, इसे ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। और इन्होंने जो है कि इसे क्यों बनवाया था? इन्होंने जब अपनी राजधानी का परिवर्तन किया था, इसी के उपलक्ष्य में इन्होंने जगन्नाथ मंदिर को बनवाया था। नेक्स्ट पॉइंट है दत्तक सूत्र। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में पूछा है कि दत्तक सूत्र किसने लिखा या किसकी रचना है? तो माधव राम प्रथम, माधव प्रथम ने जो है दत्तक सूत्र लिखा है, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है वज्रहस्त पंचम। अच्छा, वज्रहस्त पंचम जो है ये गंग वंश का संस्थापक था। गंग वंश का संस्थापक कौन था? तो वज्रहस्त पंचम जो है ये गंग वंश का संस्थापक था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच राष्ट्रकूट रूलर बिल्ट द फेमस कैलाश शिव टेम्पल एट एलोरा। अच्छा, एलोरा में सुविख्यात कैलाश शिव मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था? यानी किस राष्ट्रकूट वंश के दौरान बना था? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, कृष्ण प्रथम। कृष्ण प्रथम के शासन में ही जो है एलोरा का सुविख्यात कैलाश शिव मंदिर बनाया गया था, ठीक है। एलोरा में सुविख्यात कैलाश शिव मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में वेरुल नामक स्थान पर स्थित है, ठीक है। इसे ध्यान दीजिए। अजंता और एलोरा की जो है दोनों एक ही जगह स्थित हैं, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में, ठीक है ना। कर्कराज के बड़ौदा अभिलेख में इसे अद्भुत सन्निवेश कहा गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है अजंता और एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर में स्थित हैं। यह पर्यटकों के आकर्षण के प्रमुख केंद्रों में से एक है। नेक्स्ट पॉइंट है दंत दुर्ग से संबंधित है। तो दंत दुर्ग कौन थे? राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक था, इसे ध्यान दीजिएगा। दंत दुर्ग से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। दंत दुर्ग कौन थे? ये राष्ट्रकूट राजवंश के संस्थापक थे, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है अमोघ वर्ष प्रथम जैन धर्म का अनुयायी था। इसने कन्नड़ में कविराज मार्ग, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इससे पूछता है कि कवि राजमार्ग की जो है रचना किसने की? तो ये है जो है अमोघ वर्ष प्रथम ने की थी, ठीक है ना। अमोघ वर्ष ने तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर जीवन का अंत किया था। अच्छा, एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा है किस राष्ट्रकूट शासक ने जल समाधि ली थी? तो अमोघ जो है कि अमोघ वर्ष प्रथम ने जो है ये जल समाधि लेकर अपने जीवन का अंत किया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि आदि पुराण के रचनाकार। अच्छा, आदि पुराण के रचनाकार जिनसेन, इसकी रचना किसने की? जिनसेन। और गणित सार संग्रह, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछता है कि गणित सार संग्रह किसकी रचना है? तो यह जो है महावीर चार की रचना है। अमोघ वृत्त भी पूछता है, तो अमोघ वृत्त किसकी रचना है? ये शाक्तायन की रचना है। और ये तीनों जो है अमोघ वर्ष प्रथम के दरबार में रहते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द केव्स एंड रॉक कट टेम्पल्स एट एलोरा आर। एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में पूछा है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है बुद्धिज्म बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी है हिंदू धर्म, ऑप्शन सी है जैनिज्म जैन धर्म। तो ऑप्शन डी है फॉर ऑल ऑफ थ्री, यानी तीनों से। तो मैं बता दूं इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है डी, तीनों से। जो कि एलोरा में गुफाएं हैं इनका संबंध बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म, इन तीनों से है, ठीक है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है डी, तीनों से, ठीक है ना। ये पॉइंट देख लेते हैं। एलोरा में स्थित गुफाएं एवं शैलकृत मंदिरों का संबंध हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों धर्मों के साथ है, इसे ध्यान दीजिएगा। एलोरा में स्थित गुफाओं का संबंध जो है ये तीनों धर्मों से। अच्छा, एलोरा में 34 शैलकृत गुफाएं हैं, जिसमें से 1 से 12 तक बौद्ध धर्म, 13 से 34 तक हिंदुओं और 30 से 34 तक जैन की गुफाएं हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज द हिस्ट्री ऑफ संगम एज रिलेटेड। अच्छा, ये संगम वंश से संबंधित क्वेश्चन है। संगम युग का संबंध कहाँ के इतिहास से है? अच्छा, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रीवियस ईयर्स में कई बार इसमें से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसलिए मैंने इसको इस सीरीज में शामिल किया है। तो देखते हैं संगम युग का संबंध कहाँ के इतिहास है। तो संगम युग का संबंध जो ऑप्शन सी तमिलनाडु के इतिहास से, इसे ध्यान दीजिएगा। यानी कि संगम युग का संबंध किससे है? तमिलनाडु से है, ठीक है। यहाँ हम देख लेते हैं संगम युग का संबंध तमिलनाडु के इतिहास से है, ठीक है। संगम साहित्य का तमिल भाषा में 100 ईस्वी से 250 ईस्वी के मध्य लिखा गया था। ये क्या जो है संगम साहित्य जो है तमिल भाषा में लिखा गया था, 100 ईस्वी से 250 ईस्वी के मध्य लिखा गया था। अच्छा, संगम साहित्य में पांड्य शासक जो है, पांड्य शासकों के समय में जो है संगम साहित्य लिखा गया था, और इसके संरक्षक भी कौन थे? पांड्य शासक थे, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है संगम साहित्य की रचना और संकलन पांड्य शासकों द्वारा की गई थी। यानी कि जो संगम साहित्य की रचना वो भी पांड्य शासकों द्वारा और उसका संकलन भी पांड्य शासकों द्वारा किया गया था, ठीक है। मदुरई में आयोजित 3 संगम के दौरान ही हुई थी। संगम साहित्य में उस समय के 3 राजवंशों, कौन?
चोल, चेर और पांड का वर्णन है या उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है अरिकमेरु संगम काल में भारत रोमन व्यापार का केंद्र था। अरिकमेरु, अच्छा ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ रहा है कि भारत और रोमन व्यापार का प्रमुख केंद्र कौन था। तो जो है अरिकमेरु जो है भारत और रोमन व्यापार का प्रमुख केंद्र था, इसे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है संगम युग का तोल्कापियम तमिल साहित्य का सबसे बड़ा ग्रंथ है। अच्छा तोल्कापियम जो है ये तमिल साहित्य का सबसे बड़ा ग्रंथ है, इसका संबंध संगम युग से, इसे ध्यान दीजिएगा, ये भी एग्जाम में पूछ चुका है। अच्छा तोल्कापियम के रचयिता कौन है, ये जो है तोल्कापियम की रचना की थी तोल्कापियर ने, और उन्हीं के नाम पे इसका नाम पड़ा है तोल्कापियम। अच्छा तोल्कापियर थे कौन, तो तोल्कापियर जो थे वो अगस्त्य ऋषि के शिष्य थे, ठीक है ना। और तोल्कापियर ने इसकी रचना जो है सूत्र शैली में रची है, ठीक है, तो इसे ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म हुआ। दोस्तों यह वीडियो यदि आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर हम जो भी वीडियोज अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर मिल सके। दोस्तों यदि आप चाहें तो हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा और मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूँगा। चलिए मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।